हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। आज हमारा तरल दाब चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। जो इसमें हम कवर करेंगे, हमारी टॉपिक है, पहला टॉपिक है पास्कल का नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, यानी इसका प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। उसके बाद जो अनुप्रयोग है उसके उदाहरण क्या है, द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित ब्रेक। उसके बाद जो आगे होगा वायुमंडलीय दाब क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स कारक है जो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। और जो लास्ट होगा हमारा उत्प्लावन बल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला नियम है पास्कल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर यदि बाहर से कोई दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, कोई बर्तन है और उसमें हमने क्या भर लिया, द्रव भर लिया, और द्रव भरने के बाद उस पर कोई दाब लगाया, जैसा कि देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या करा, हमने एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें क्या है, पिस्टन है। ये जो लिखे हैं ना पी, ये सब क्या है, पिस्टन। तो पहला पिस्टन जो है ए, और ये पिस्टन बी, ये पिस्टन सी, और ये पिस्टन है डी। तो जो पिस्टन ए है उस पर प्रेशर लगाया गया है। ठीक है, जब उस पर प्रेशर लगाएंगे हम तो ये क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा। यानी यहाँ से हमने प्रेशर लगाया तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाएगा। इधर भी लगेगा प्रेशर, इधर भी लगेगा और प्रेशर इधर भी लगेगा। ठीक है, और जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या लगेगा, प्रेशर यानी दाब लगेगा। ठीक है भाई, तो इसे बोलते हैं हम पास्कल का नियम। पास्कल ने यही बताया, देखिए पास्कल ने क्या बताया, यदि किसी बंद बर्तन में, सबसे पहली बात तो बर्तन कैसा होना चाहिए, बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर यदि बाहर से कोई दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। यानी सभी दिशाओं में समान रूप से लगेगा। ठीक है, जितना फोर्स आपने यहाँ पे लगाया था, यदि यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हमारा बल भी लगने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा प्रायोगिक सत्यापन। इसके बाद अगला हेडिंग है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला है द्रव चालित लिफ्ट, यानी इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें लिखा पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग कम बल लगाकर अधिक भार को ऊपर उठाने में किया जाता है, ये कहलाती है लिफ्ट। जैसे कार वगैरह को उठाया जाता है, जब कार को धुलवाते हैं तो कार को धुलवाने के लिए क्या करता है, ऊपर उठानी पड़ती है। जो वर्कर्स होते हैं, जो शॉप्स होती है, तो उनमें इस चीज़ का यूज़ करा जाता है। तो देखिए इसका पहला संरचना कैसी है, सिद्धांत कैसी है, आपको इसका एनिमेशन दिखाएंगे। संरचना तथा कार्य, इसमें लिखा है इसमें अलग अलग अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A व कैपिटल A2, और इसमें लिखा है जो A2 है वो ज़्यादा है A1 से, कि दो ऊर्ध्वाधर बेलनाकार नलियाँ होती है जो निचले सिरों पर एक क्षैतिज नली द्वारा आपस में जुड़ी होती है। दोनों नलियों में चलनशील पिस्टन लगे होते हैं तथा उनमें असंपीड्य द्रव भरा होता है, यानी ऐसा द्रव भरेगी जो दबे ना। देखिए इस तरीके से ये चित्र है। इसमें क्या करा, ये A1 क्षेत्रफल वाला क्या है, नली, ये A2 क्षेत्रफल वाली नली है। इस पर हम ऊपर से क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, यानी हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल लगाने से जब यहाँ से बल लगेगा इस वाली साइड में, ठीक है, तो देखिए इसमें जो दाब का फॉर्मूला होगा P बराबर क्या होगा, F1 यदि इधर लगाया तो F1/A1। ठीक है, और जो इधर आपका लगेगा, इधर क्या होगा फॉर्मूला, F2/A2। ठीक है, इधर हमारा P2 दाब मिलेगा, इधर हमें P1 दाब हम लगाओगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ज़्यादा है भाई, बाद में जो एरिया है हमारा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। यानी इधर यदि हम कम फोर्स लगाएंगे तो हमें इधर जो फोर्स मिलेगा ज़्यादा फोर्स मिलेगा, यानी हम कम फोर्स लगा करके अधिक दाब प्राप्त कर सकते हैं, यानी अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही फंडा है। तो इसमें हम कम फोर्स लगाएंगे, और कम फोर्स लगाने से जो इधर हम वस्तु रखेंगे वो इसे बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, पिस्टन। तो ये पिस्टन जो है, पिस्टन की मदद से वो ऊपर की ओर उठ जाएगी, जो कुछ भी वस्तु इसके ऊपर आप रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, कम बल लगाया और कम बल लगा के इधर अधिक बल प्राप्त कर लिया, क्योंकि यहाँ का एरिया ज़्यादा है। और यही क्या है, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम में क्या बताते हैं, यदि हम द्रव पे कोई दाब लगाएंगे
तो वो दाब जो है बिना नष्ट हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम क्या लगाएंगे दाब, और इधर से हमें क्या मिलेगा, अधिक दाब मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यही करके दिखाया गया है इसमें। क्षेत्रफल A1 की नली पर F1 बल लगाने पर द्रव दाब का फॉर्मूला क्या होगा, P1 बराबर F/A1। ठीक है, इसके बाद लिखा है पास्कल के नियम से यह दाब बिना क्षय हुए A2 क्षेत्रफल के पिस्टन पर कार्य करेगा। पास्कल ने तो बताया था यदि हम कहीं पर कोई दाब लगाएंगे तो दाब बिना नष्ट हुए जो हमारा दूसरा जहाँ से भी ओपन सिरा होगा वहीं पर जाकर फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो देखिए इसका एनिमेशन देखते हैं। तो देखिए इसका एनिमेशन है इसका। देखिए इधर से हमने क्या करा, इधर से हमने फोर्स लगाया, इधर से हमने क्या करा भाई, इधर से हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से इधर हमें फोर्स मिलेगा। तो ये जो गाड़ी है इस तरीके से ऊपर की ओर उड़ जाएगी। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, दो डंडी ऐसी रहती है जिन पे पहिए टिके रहते हैं और बीच में से खली रहता है, तो उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एनिमेशन है। एनिमेशन समझ में आ गया होगा आपकी। इसमें क्या करा, एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसमें क्या करा, इसमें हमने कुछ नहीं करा, इसमें हमने क्या लगाया, दाब लगाया, और दाब लगाने के बाद अब देखिए इधर से यदि हम दाब हटाएंगे, इधर से हमने यदि दाब हटाया, फिर से यदि हम यहाँ से दाब हटाएंगे तो दाब हटाने के बाद क्या होगा, ये पिस्टन फिर से ऊपर की ओर चला जाएगा। ये देखिए एनिमेशन में ये जो पिस्टन है, पिस्टन फिर से ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, और ये फिर से गाड़ी नीचे आ गई। बस यहाँ से धुलने के बाद, सफाई होने के बाद ले जाइए आराम से। तो इस तरीके से काम करती है हमारी द्रव चालित लिफ्ट। इसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, अपने P1 तो निकाल लिया था, अतः दूसरे पिस्टन पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर F2/A2, और बराबर उतना ही हमें दाब वहाँ पर भी मिलने वाला है जितना हमने वहाँ पर लगाया था, यानी F1/A1। तो यदि आप यहाँ से यदि बल निकाल लेंगे तो बल का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पर F2 जो हमें बाद में फोर्स मिलेगा, जब इस A2 की गुणा इधर कर दो। ठीक है, आप क्या करोगे, जो A2 है इसकी गुणा इधर कर दो। ठीक है, तो A2 का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और A1 का मान क्या है, कम। ठीक है, यदि आपने मान लिया बाद में जो हमारा जिस पर गाड़ी रखी थी उसका क्षेत्रफल है 10, और जो हमारा पहले जिस पर हमने फोर्स लगाया था वो है 5। ठीक है, तो आपने यहाँ से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, F2, यानी आपने लगाया था बल F और आपको कितना मिला, दुगुना बल मिला। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा, जिस चीज़ पे हम वस्तु रखेंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, बल लगेगा, और हमें मतलब कम बल लगाने से अधिक बल मिलेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम जब भी किसी भी बंद बर्तन में किसी भी एक बिंदु पर कोई दाब लगाते हैं या बल लगाते हैं, तो दाब या फिर बल बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है, संचरित हो जाता है। यानी हमने क्या करा भाई, कम बल लगाया और कम बल लगा के ज़्यादा बल प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा, और इसी से बनती है द्रव चालित लिफ्ट। ये लिखा जाता है F2 का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, F1 से। इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, अतः कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर नीचे की ओर कम बल लगाकर, हमने जो कम क्षेत्रफल वाला था ना, छोटा, ये छोटा था, इस पर हमने नीचे की ओर फोर्स लगाया, तो कम बल लगाकर अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल ऊपर की ओर प्राप्त होता है। यानी हम कम बल लगाएंगे और जो बड़ा पिस्टन था इस पर हम क्या करेंगे, अधिक बल ऊपर की ओर प्राप्त कर लेंगे। उस पर जो कुछ भी वस्तु रखी होगी वो ऊपर की ओर क्या हो जाएगी भाई, उड़ जाएगी। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, दूसरा में हमारा द्रव चालित ब्रेक, यानी द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो इसमें लिखा पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसका उपयोग भारी वाहनों के पहियों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो पहिए रहते हैं जैसे भारी डंपर है, ट्रक है वगैरह, इनमें क्या करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ करते हैं ताकि भारी वस्तुओं को ढोने वाली जो ये गाड़ियाँ रहती हैं इनको आसानी से रोका जा सके। तो इसमें लिखा है, इसमें एक पाइप कैपिटल R, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया, इसमें कैपिटल R पाइप होता है। ठीक है, जिसमें द्रव भरा जाता है। इसमें क्या भरा है, द्रव भरा है। इस तरीके से पूरे पाइप में क्या होता है, द्रव भरा है। पाइप कैपिटल R का एक सिरा मास्टर बेलन B1 से, तो देख लीजिए मास्टर बेलन B1 है, ये है जो आपको बेलन दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलते हैं मास्टर बेलन B1 से जुड़ा रहता है, जिसमें एक फुट पैडल पिस्टन P द्वारा जुड़ा रहता है। यानी ये क्या है, आपका पिस्टन है, ये जो पिस्टन है यहाँ पर, ये पिस्टन है ये, और इसमें एक फुट पैडल लगा है ये वाला। इससे हम यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करने से आगे की ओर जाएगा और द्रव इस तरीके से इस वाले पाइप में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, इसके बाद लिखा है पाइप के दूसरे सिरे से व्हील बेलन यानी B2 जुड़ा होता है। ये जो आपका व्हील बेलन, इसे बोलते हैं व्हील बेलन B2। ठीक है, ये जुड़ा होता है। तो इसमें लिखा है जिसमें दो पिस्टन P1 व P2 लगे होते हैं, एक ही लग रहा P1 और एक ही लग रहा P2। ठीक है, जिसका संबंध ब्रेक शू
S1 व S2 से होता है। ये है ब्रेक शू आपके, ये ब्लैक वाले, ठीक है, ये क्या है ब्रेक शू, इनसे आपस में जुड़े हुए हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, जैसे जैसे बताया। इसमें जो हमारा सेकंड पिस्टन है, बेलन है, वो क्या है ये वाला, इसमें एक पिस्टन होता है P1 और इधर होता है P2, और ये आपस में किससे कनेक्ट है, ब्रेक शू, इसे बोलते हैं S1 और इसे बोलते हैं S2। जब हम क्या करेंगे, जब हम इसे दबाएंगे, यानी हम पैडल को नीचे की ओर प्रेस करेंगे, जैसे हम पैडल को नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो द्रव इस वाले पाइप में एंटर करेगा आर में, और यहाँ पर एंटर करेगा, तो यहाँ पर एंटर करेगा, ये वाला पिस्टन इधर की ओर खिसकेगा P1 और P2 इधर की ओर खिसकेगा, और जो ब्रेक है इस पहिए की चलती हुई जो धुरी है इससे जाकर के टच करेंगे और पहिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यही लिखा है इसमें, देखिए कार्यविधि में, इसका एनिमेशन भी दिखाएंगे आपको। कार्यविधि, जब ब्रेक लगाने के लिए फुट पैडल को दबाते हैं तो मास्टर बेलन B1 में भरा द्रव पर दाब बढ़ता है, जो पास्कल के नियम अनुसार व्हील बेलन B2 पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी जो ये हमारा व्हील बेलन था, ये दाब इस वाले बेलन पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तथा B2 बेलन का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण पिस्टन P1 P2 पर अधिक बल लगता है। अभी बताया था जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पर बल ज़्यादा मिलेगा हमें, जिसके कारण ब्रेक शू यानी S1 व S2 रिम या क्या बोलते हैं धुरी पर दाब लगाकर व्हील यानी पहिए की गति को कम कर देते हैं। जैसे ही पेडल से दाब हटाते हैं तो बेलन B2 से द्रव वापस मास्टर बेलन B1 में चला जाता है और स्प्रिंग के कारण ब्रेक शू पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार क्या करा इसमें, यानी हमने क्या करा, यहाँ से पेडल दबाया, जैसे हम पेडल दबाएंगे यहाँ से इस वाली साइड से, तो पेडल दबाने से क्या होगा, ये जो द्रव है इस तरीके से एंटर करेगा पाइप, किसमें, पाइप में जाएगा ये आर में, आर से इस वाले पाइप यानी मास्टर बेलन B2 में एंटर करेगा, और जो तुम्हारा पिस्टन P1 है इस पर इधर की ओर प्रेशर लगाएगा, इस पर इधर की ओर प्रेशर लगाएगा, और जो ब्रेक शू है ये जो आपका पहिया है, व्हील है, यानी इससे क्या करेंगे, टच करेंगे तो जो पहिए की गति है वो कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जैसे आपने पेडल से पैर हटाया तो ये फिर से द्रव वापस एंटर करेगा और इसी बेलन में चला जाएगा, ठीक है, और पहिया फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। तो देखिए इसका एनिमेशन क्या है, एनिमेशन देखते हैं इसका। तो देखिए इसमें क्या करा, ये पहिया घूम रहा है, ठीक है, ये होते हैं ब्रेक शू। जैसे आप यहाँ से पेडल दबाएंगे, अब देखिए इसमें पेडल दबाया जाएगा, ये देखिए आपने यहाँ से पेडल दबाया, तो पेडल दबाने से क्या होगा, ये जो द्रव है ये इसके अंदर एंटर करेगा और ये पहिए की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे एंगल से देखते हैं, यदि आप पेडल हटाएंगे पैर पे से, मतलब पेडल पे से पैर हटाएंगे तो वापस से द्रव इसी के अंदर एंटर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरफ से देखते हैं, जैसे ही वहाँ से आपने पेडल दबाया, पेडल दबाने से द्रव इसके अंदर एंटर हुआ, द्रव जैसे इसके अंदर एंटर होगा तो ये ब्रेक शू इसको टच करेंगे और ये क्या हो जाएगा, पहिया रुक जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका द्रव चालित ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक क्या बोलते हैं ब्रेक। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, आगे आपका वायुमंडल दाब। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की अनेक परतों का आवरण होता है। यानी जो आपका एयर है, यानी जो आपकी अर्थ है, जो अर्थ है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, ये जो क्या बोला हमने, वायु की परत, बहुत सारी अनेक परतें पाई जाती है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होती है, ओजोन की लेयर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वाली लेयर होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। आयन मंडल होता है, समताप मंडल होता है, सारे के सारे जितने भी मंडल है सब वायु की लेयर्स होती है, और इन सब वायु की लेयर्स को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक है। यानी सीधी सी भाषा में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की अनेक परतों का जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल। अब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% हाइड्रोजन, 0.94% क्या पाया जाता है आपका ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 0.01% हाइड्रोजन, तथा शेष मात्रा में क्या पाया जाता है, नियोन व हीलियम गैसें पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अतः वायुमंडल को अनेक परतों का बना हुआ माना जा सकता है, क्योंकि भाई अलग अलग प्रकार की गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी ये जो आपका वायुमंडल है वो विभिन्न परतों का मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें लिखा है, द्रवों की भांति वायु की प्रति एक परत पर उसके ऊपर वाली सभी परतों का भार पड़ता है। यानी ये देख लीजिए इस तरीके से, पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, पांचवी, छठी, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वायु की, उस पर ये ऊपर की जितनी भी लेयर है क्या डालेगी, प्रेशर, दाब लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो यही बात बताई है इन्होंने कि
द्रव की तरह वायु की जो प्रति एक परत है उस पर भी उससे ऊपर वाली सभी परत क्या बना डालती है, भार डालती है, प्रेशर डालती है अपना। तो जो नीचे वाली परत होगी नंबर 1 वाली, ये क्या करेगी, इन सभी ऊपर वाली परतों का वजन झेलेगी। ठीक है, यही बात लिखी है इसमें। इसके बाद लिखा है पृथ्वी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृथ्वी तल के ऊपर उपस्थित वायु स्तंभ के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसमें लिखा है नोट, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब घटता है। भाई जैसे जैसे ये मान ले पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी, पाँचवीं, छठी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वायु की जो परतें है वे कम होती चली जाएगी। और जब वायु की परतें कम होती चली जाएगी तो जो वायु की नीचे वाली परतें हैं उन पर प्रेशर कम होगा। यदि आप यहाँ पर है तो यहाँ पर आप प्रेशर कम महसूस करेंगे, यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वायु की लेयर है। ठीक है, ज़्यादा वायु की परतें है। जैसे आप यहाँ पर पहुँचे तो और कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल का दाब क्या होता है, घटता चला जाता है। यही बात इसमें लिखी है। इसके बाद लिखा है वायुमंडलीय दाब के मात्रक। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नंबर 1 SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे हम क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, पास्कल ने बताया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पास्कल। यानी आपका 1 पास्कल बराबर कितना होगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद नंबर 2 वायुमंडल का एक मात्रक बार भी होता है। क्या होता है, बार। तीसरा वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक टोर भी होता है। तो देखिए ये मात्रक आपको पता होना चाहिए, ये सब किसके है, वायुमंडल के मात्रक है। इसके बाद लिखा है एक टोर बराबर क्या होता है, 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ का दाब। अभी 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ का दाब क्या होता है, जो मरकरी होती है, मरकरी इसे बोलते हैं पारा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर यदि आप एक टोर किसी पर प्रेशर लगाएंगे तो उस जो पारा है वो 1 मिलीमीटर ऊपर खिसक जाता है। इसे बोलते हैं 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है एक टोर। यदि से आप पास्कल में लिखोगे टोर को तो कितना होता है, 133.28 पास्कल। ठीक है, ये अब आगे बहुत खास है जो इसमें लिखा है परमाणिक वायुमंडलीय दाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ये कितना होता है भाई, 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपको जरूर याद रखना है ये। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में इसे बोलता है SI मात्रक। तो ये पूछा जाता है SI मात्रक में वायुमंडलीय दाब बताइए, तो वायुमंडलीय दाब SI मात्रक में लिखा आपके सामने। इसके बाद लिखा है वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। पहले लिखा है ताप का प्रभाव। तो इसमें लिखा है ताप बढ़ाने पर वायुमंडल का घनत्व घट जाता है। वायुमंडल का घनत्व मतलब क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से होता है वायु के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो वायु के कण हैं उनके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल, यानी उतना ज़्यादा क्या होगा, अस्थिर होगा। और अस्थिर होगा तो गति करेगा। यानी मान लीजिए वायु की लेयर है, ठीक है, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पर कण उपस्थित होगी वे यहाँ से क्या करेंगे, गति करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऊपर की वायु की परतें हैं उनका घनत्व, ठीक है, यानी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जिससे आपका क्या होगा, वायुमंडलीय दाब भी क्या लिखा रखा है इसमें, जिससे वायुमंडलीय दाब भी घटता है। ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब भी घट जाए, क्योंकि भाई ऊपर की परतें क्या होगी, जो उनके अंदर वायु की लेयर होगी, जो वायु के पार्टिकल होगी वे अपना स्थान छोड़ छोड़ कर जाना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनके पास क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी इनके पास आ जाएगी तो ये अपना स्थान छोड़ के जाना शुरू कर देंगे और ऊपर से प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब भी घट जाएगा। और लिखा तथा ताप घटाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। जब आप टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और एक जगह स्थिर रहेंगे, यानी उनकी स्थितिज ऊर्जा उस टाइम पर बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरा कारक लिखा है जल वाष्प का प्रभाव। जल वाष्प यानी नमी, जैसे आप बोलते हैं, जैसे कोहरा होता है ना दिन में, जल वाष्प ये थोड़ा अलग प्रकार का होता है, कोहरा नहीं होता वास्तव में। तो इसके बाद लिखा वायु में जल वाष्प बढ़ने पर उसका घनत्व घटता है। यानी यदि जल वाष्प बढ़ता है तो वायु की डेंसिटी यानी वायु का जो घनत्व है वो फिर से घट जाता है। यदि आपका घनत्व घटेगा तो फिर से वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है इसमें, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे द्रव का उत्प्रेक्ष या क्या लिखा है, उत्प्लवन बल कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार जरूर आने वाला परिभाषा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि आपने क्या करा, किसी वस्तु को एक बीकर के अंदर रखा, यहाँ पर जल भर दिया,
ठीक है। जल भरने के बाद आपने किसी वस्तु को ऐसे लिया, उसे नीचे की ओर इस पर प्रेशर लगाया, तो क्या करेगा, जल भी इस पर ऊपर की एक प्रेशर लगाएगा। तो जो जल ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा इस पर, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लवन बल। ठीक है। तो उत्प्लवन क्या बल क्या होता है, यदि आप किसी कॉर्क वगैरह को लेके या फिर जो आपका होता है थर्माकोल का, यदि आप कोई टुकड़ा लेके जल के अंदर उसे प्रेशर लगा के नीचे की ओर धकेलेंगे तो ऊपर से क्या होगा, यानी नीचे से क्या होगा, द्रव भी उस पर ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा। जो द्रव के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही क्या होता है, आपका उत्प्लवन बल। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है लास्ट, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती, यानी या तो वो वस्तु पूरी तरह से डूब रही हो जल के अंदर, ठीक है, या कुछ हिस्सा डूब रहा हो और कुछ हिस्सा उसका पानी से ऊपर हो, ठीक है, तो सब बोलते हैं आंशिक डूबी हुई तैरती है, तो वस्तु का कुल भार वस्तु के डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे क्या लिखते हैं, इसे प्लवन या तैरने का नियम भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है तैरने का नियम क्या है, यानी जितना बॉडी का हिस्सा हमारा जल के अंदर होगा, तो हमने क्या करा, हमारा बॉडी का हिस्सा जल के अंदर चला गया, मतलब वहाँ जितना भी जल होगा हमने उसको उस स्थान से हटा दिया। ठीक है। यदि मेरा मान लिया बॉडी का हिस्सा छाती तक डूबा हुआ है जल के अंदर, तो यानी वहाँ पर क्या होगा, जितना मेरा छाती तक का वजन होगा उतना जल मैंने उस स्थान से हटा दिया जिस स्थान पर हमारा शरीर है। ठीक है। तो उसे बोलते हैं तैरने का नियम। अब देखिए इसका एनिमेशन उत्प्लवन बल का। तो देखिए इसमें जैसे हम इसे रिलीज करेंगे, ये हमने इसे रिलीज किया, ठीक है, तो जैसे हमने इसे रिलीज किया ये ऊपर की ओर गया ना तुरंत, यानी इस पर क्या हुआ, एक जल ने फोर्स लगाया ऊपर की ओर। ठीक है। तो जैसे इस पर जल ऊपर की ओर फोर्स लगाया, ये ऊपर की ओर तुरंत चला जाएगा। पर जब हमने इसे दबाया था नीचे की ओर, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, हम ऊपर से फोर्स लगा रहे थे, जैसे हम अपना फोर्स हटाएंगे यानी हाथ हटाएंगे तो उससे क्या होगा, ऊपर की ओर जल के द्वारा इस पर दाब लगाया जाएगा यानी फोर्स लगाया जाएगा। तो उस बल को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल। ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।